इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स से बहुत नाउमीद था। इमरान खान के साहब की कोर कमेटी का मेंबर था मैं, लेकिन मुझे समझ में आ रहा था कोई पॉलिटिकल पार्टी चलाने की उनके अंदर जहद नहीं मौजूद। लोग कहते हैं कि बड़ी पॉपुलैरिटी मिल गई। पॉलिटिशियन लीडर होता है, अगर वो सही फैसले ना करे तो कैसे किन बुनियादों के ऊपर वो आगे बढ़ सकता है। आज पीपल्स पार्टी कई दिहाइयों से भट्टो का खा रही है। मैं समझता हूँ सिंध का बच्चा इस बात पर मुत्तफिक है कि उसको उसका हक नहीं मिल रहा। कोई बोले या ना बोले, हम बबांगे दहल बोल रहे हैं कि सिंध का बुरा हाल है। MQM इस शहर को, इस मुल्क को सर्व करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़िया मलिक आपके साथ बैठक में इस वक्त हम मौजूद हैं। वॉइस ऑफ सिंध का ये बहुत ही बेहतरीन शो है और आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगी तो आप वाकई मुझे बहुत खुशी हुई मिलकर और आपको भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि ऐसी शख्सियत जो इतनी लर्नेड हो, इतनी समझदार हो और इतना हम जिनसे जो जनरेशन है या हमारी जो यंग और जनरेशन है वो उनसे इतना कुछ सीख सकते हैं। तो आज हम यहाँ पर कुछ बातें उनसे ऐसी करेंगे जिससे आप भी जानेंगे कि एक कामयाब शख्स कैसा होता है और हमारी मुल्क की कामयाबी के लिए हमें क्या क्या करना है ये भी हम जानेंगे इनसे। तो पहले हम इनकी अपनी शख्सियत के बारे में जाएंगे। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस, हमारे साथ मौजूद है सैयद हफीजुद्दीन और ये हैं MQM के MQM से इनका ताल्लुक़ है, रुकने कौमी असम्बली, चेयरमैन स्टैंडिंग ऑन इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में तशरीफ़ लाने का। बहुत खुशी होती है जब हम ऐसे लोगों से मिलें जो बहुत एजुकेटेड हों और उसके साथ साथ जिनका एक्सपीरियंस बहुत वास्ट हो। और आपसे तो हम आज बहुत कुछ जानेंगे ही, सीखेंगे ही, लेकिन पहले हम आपकी अपनी पर्सनैलिटी के बारे में जानेंगे। और पर्सनैलिटी में जैसा कि इंसान का एक बचपन होता है, बचपन से वो अपनी शुरुआत करता है, अपने आगाज़ करता है आगे बढ़ने की, आगे जाने की। आप बताएं कि आपका बचपन कैसा था, क्योंकि कामयाबी की तरफ आने तक ये बचपन का जानना ज़रूरी है। पहले तो मैं आपने मुझे कहा मैं बहुत एजुकेटेड, मैं तो अभी भी अपने आप को ज़ेर तालीम ही समझता हूँ। मैं ज़ेर तालीमी हूँ अभी, और मेरी ये डिग्रियों में तालीम मेरा सोचना समझना ये है कि डिग्रियों में नहीं, इल्म तो किताबों में है। वाह। और किताबों से ही इल्म हासिल किया जा सकता है। जो लोग किताबों की तरफ अपने आप को रुजू करते हैं वो सही मानों में आलिम होते हैं। सर ये भी हम आपसे जानेंगे कि कौन कौन सी किताबें हमें पढ़नी चाहिए, किस तरह से हम अपने आप को इंसान तालिबिन बना कर रखता है, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हमें समझते हमने पढ़ लिया वी आर समथिंग, लेकिन ये है कि तालिबिन हम कब तक और कैसे बन सकते हैं। तो पहले तो बचपन के बारे में जानते हैं ना, फिर आगे बात करते हैं। देखिए, मैं बुनियादी तौर पे तो पाकिस्तान हिजरत करके आने वाले लोगों की उस नस्ल में से हूँ जो पाकिस्तान आए थे, नौजवान थे और उन्होंने पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की बुनियादें रखी। मैं उस नस्ल को रिप्रेजेंट करता हूँ। मेरे बाप दादा वो पाकिस्तान के अंदर आए और उन्होंने पाकिस्तान की तामीर का काम शुरू किया जी। उस नस्ल से अगली नस्ल का मैं नुमाइंदा हूँ। और इसी तरीके से हमारी तालीमी जो ज़रूरियात थी हमारे वालिदैन ने अपने अंदाज में पूरी की। अच्छा, बात है जो हिजरत करके आए थे वो बहुत मुश्किलात से आए थे, बहुत मुश्किलात से, और वो एक पाकिस्तान को एक डिफरेंट लेवल पर देखना चाहते थे। आपसे कभी आपके वालिदैन का ज़रूर डिस्कशन हुआ होगा, उन्होंने कभी कुछ मुश्किलात के बारे में बताया कि किस तरह सर्वाइव किया? मैं बहुत ज़्यादा। अब आप बताइए कि मेरे वालिद साहब जो हैं वो यहाँ पाकिस्तान जब आए तो वो बताते हैं उनकी उम्र 17-18 साल की थी और वो 2 भाई थे जो भागकर पाकिस्तान आ गए थे। मेरे वालिद साहब ईद के दिन अपनी माँ को याद करते, वालिद का इंतकाल हो गया था, माँ को याद करते थे और जिस प्याले में शिरखुरमा मेरे दादा पीते थे वो सामने रख के मुझे मालूम है वो कैसे उसका नज़ारा करते थे, ये मैं जानता हूँ। और कैसे वो अपनी माँ बाप को, अपनी बहनों को, भाइयों को कैसे याद करते थे। ये ऐसा आपने तकलीफ दे सवाल मुझसे कर दिया कि मेरा माजी जो है खुल के सामने आ गया। हम
जमशेद रोड हैदराबाद कॉलोनी में रहते थे, ना बिजली की ज़रूरत थी, स्ट्रीट लाइट में पढ़ते थे, और वालिदैन इस तरीके से उन्होंने हमारी तालीम दी थी कि फजर में उठा के वो हमें पढ़ाया करते थे। तो उन्होंने प्योरली हमें पढ़ाने पे तवज्जो दी। उनके पास और कोई वसाइल नहीं थे, सुबह से शाम तक मेहनत करते थे, सही मानों में मजदूर थे वो। और हमने अपने और भी रिश्तेदार बुजुर्ग जो पाकिस्तान में आ गए थे उनको करीब से देखा है, बिल्कुल करीब से, और उनकी ज़िंदगी इतनी सादा होती थी इसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते थे। छोटे छोटे घरों में, अब्बा बताते हैं जिस जगह वो रहते थे वो 60 रुपए की उन्होंने खरीदी थी, 60 रुपए की। मैंने आज तक उस जगह को बेचा नहीं है, वो मेरे पास है यादगार। आज मुझे उसके 4 से 5 करोड़ रुपए मिल सकते हैं, लेकिन मैंने बेचा नहीं है उसको, मैंने उसको रखा हुआ है। वहीं के करीबी स्कूल में पढ़ता था मैं, बहादुर आर्जंग स्कूल के अंदर, और उस तालीम का नतीजा था कि हम आज खड़े हुए हैं। उस ज़माने में बहुत ही मादूद है, उस पूरे स्कूल में शायद 2 लड़के फर्स्ट डिवीज़न आए थे। हमारा जुलूस निकाला गया था बाकायदा हार पहना के। हम डीजे कॉलेज, पहली मर्तबा हमने डीजे कॉलेज देखा था, बस में बैठे थे और गए थे डीजे कॉलेज तक। तो वहाँ से मजीद आगे तालीम वहाँ से मजीद आगे तालीम हासिल की, डीजे साइंस कॉलेज में चले गए और वहाँ पे हमने पढ़ाई अपनी शुरू की। हुआ ये कि बांग्लादेश नामंजूर आ गया था, फर्स्ट ईयर में अच्छे नंबर थे, लेकिन मालूम हुआ सेकेंड ईयर में बांग्लादेश नामंजूर में, क्योंकि पॉलिटिक्स करते थे, जेल में चले गए। और इस तरीके से ये ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। इंतहाई मुश्किल हालात में हमारे वालिदैन ने हमें तालीम दी। आप हैरान होंगे, डीजे कॉलेज की पूरे साल की फ़ीस 144 रुपए होती थी उस दौर में। उस दौर में तो एक्सपेंसिव था, लेकिन तो नहीं, एक्सपेंसिव नहीं था इतना। ये भाई 12 रुपए मंथली, हाँ 144 रुपए। अच्छा, साल की थी? साल की। ओके ओके, मैं कहा शायद महीने की नहीं 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 नहीं, साल की 144 रुपए, वो भी माफ हो जाती थी। मतलब ऐसा हुआ कि मैं स्कूल के कार्ड के ऊपर भी मेरे लिखा हुआ था फुल फ्री शिप ग्रांटेड ऑन मेरिट, और कॉलेज में भी यही हुआ, फुल फ्री शिप ग्रांटेड ऑन मेरिट। इस तरीके से तालीम हासिल की है हमने, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस। मतलब आप ये समझ लीजिए कि पढ़ने के अलावा और कुछ नहीं आता था। अच्छा, फिर आपने जो है लॉ में भी तालीम हासिल की? हुआ ये कि मैं जब चला गया तो फिर कॉलेज की, मैं अच्छा डिबेटर था, तो मैं सेकेंड ईयर का इम्तिहान दे नहीं सका था। तो मैंने फिर जब उसको पास किया सेकेंड ईयर को, तो उसके बाद मैंने बीएससी में डीजे कॉलेज में एडमिशन ले लिया, और उसी साल में जनरल सेक्रेटरी भी बन गया। अच्छा, वहीं से ही आपने पॉलिटिक्स में भी आए थे? हाँ, डीजे कॉलेज का मैं जनरल सेक्रेटरी बन गया। जी जी जी। वहीं से उसके बाद मैं वहाँ का प्रेसिडेंट भी रहा, फिर मैं लॉ कॉलेज स्टूडेंट्स यूनियन का भी प्रेसिडेंट रहा। तो उस वक्त क्या जो ये होते थे, क्या नाम है, जमातें होती थी, तो ये क्या आपने उस वक्त ही एमक्यूएम में ज्वाइन किया था, या ये नहीं, उस वक्त कॉलेज की जमात तो थी नहीं उस जमाने में। उस ज़माने में वहाँ पे ऐसा होता था कि हमारा कॉलेज जो है ये लेफ्ट का सेंटर होता था उस ज़माने में। मिराज उमत ख़ान साहब, रशीद हसन ख़ान साहब, ये सारे लोग, ये नाम होते थे उस ज़माने के। लेफ़्ट का सेंटर होता था डीजे कॉलेज, एसएम कॉलेज, तो ये लेफ़्ट का सेंटर होता था। लेकिन ऐसा हुआ कि हम इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ते थे, हमें इस्लामी जमीयत तलबा का स्टाइल ही होता था, जीतने वाले कैंडिडेट को देखते थे, उसको सपोर्ट कर दे, ऐलान कर देते थे। तो मेरे साथ भी यही हुआ कि मैं उनको महसूस हुआ कि आदमी जीतेगा, मुझे उन्होंने सपोर्ट कर दी थी। तो इसके नतीजे में वहाँ से पहला लेफ्ट के अलावा आदमी जीता। लेकिन पहला जनरल सेक्रेटरी, मेरी पूरा जो पैनल था पूरा वो लेफ्ट का था, एनएसएफ का।
तो उसके नतीजे के अंदर हुआ ये कि फिर हम उस पॉलिटिक्स के अंदर आ गए। उसके अंदर लॉ कॉलेज में भी ऐसा ही हुआ कि मैं वहाँ का लॉ कॉलेज का प्रेसिडेंट बन गया। मैं इस्लामिया लॉ कॉलेज का पहला मतलब अदर देन लेफ्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ। इस तरीके से ये सारा हुआ। इसके अलावा मैंने आपको हैरान होंगे आप सुन के कि एदी साहब ने इलेक्शन लड़ा था। वो भी आपके साथ थे? एदी नहीं, अब्दुल सत्तार एदी साहब ने नेशनल असेंबली का इलेक्शन लड़ा था। अच्छा, ओके, ठीक है। इसी सीट से एक बाई इलेक्शन के अंदर मेरा एक दोस्त था अनीस मेमन, उसने मुझसे मिलाया। मैं अच्छी तकरीर करता था तो उनके साथ हम जाके तकरीरें करते थे, उनकी कैंपेन चलाते थे। तो उसके नतीजे में हमने एदी साहब को बहुत करीब से देखा, उनसे मैं इंस्पायर हुआ। आज भी मैं उनसे बहुत इंस्पायर हूँ। जो वो काम करते थे उसी किस्म के मैं काम करता हूँ। मैं जैसे डिसेबल्ड एसोसिएशन है उसको पैटर्नाइज करता हूँ। इसी तरीके से नाबीनाओं की एसोसिएशन है जो उनका हॉस्टल है उसको देखता हूँ। और जुज़ामी लेपर्सी के जो पेशेंट्स हैं उनके सारे मामलात को देखता हूँ। इस तरह से मेरी ज़िंदगी का ज़्यादा वक्त गुज़रता ही ये रफ़ाई कामों में है। और अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि हम रफ़ाई काम पूरी तरीके से करते हैं और अल्लाह हमारी मदद भी फरमाता है। हमने ये डिसेबल्ड जो सेंटर है इसमें एदी साहब ने गाड़ियाँ दी हुई हैं, उन फैसल ने सब कुछ, और हम इसके पेट्रोल का इंतज़ाम करते हैं फुल्ली। इसके बाद इसकी दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। आप हैरान होंगे हमारा सबसे ज़्यादा खर्चा पैम्पर्स का है। बड़े पैम्पर्स वहाँ सब लोगों के लिए उनको डे केयर सेंटर बनाया, उनकी पूरी नहलाना धुलाना, उनको घरों में अच्छी तरह से नहीं देखा जाता। अब मैं एक और प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। ये जो गाड़ियाँ आती हैं इनकी, ये जो चलाते हैं कुर्सी पे बैठ के, ये मैं यहाँ पाकिस्तान में कन्वर्ट करके मैन्युफैक्चर करवा रहा हूँ। इसके लिए पूरा फुल्ली हमने एक वर्कशॉप और सारे जो ऐसे ऑथेंटिक लोग हैं उनको जमा किया, क्योंकि ये बहुत महंगी हो गई थी, आ रही नहीं थी, वहाँ से आना बहुत मुश्किल हो गई थी फॉरेन एक्सचेंज की वजह से। तो अब हमने, आप हैरान होंगे कि हमने जो कॉस्ट बाहर से पड़ती है उससे 1/4 कॉस्ट में अभी तैयार कर ली है। मेरे पास फिल्में पड़ी हुई हैं उसकी, अभी हमने बिल्कुल तैयार कर ली हैं अप टू द मार्क, और उससे ज़्यादा अच्छी हम उसकी वर्किंग करवा रहे हैं। जैसे पीछे से धकेलने वाली भी होगी, आगे से मैनेज करने, बहुत से लोगों के हाथ नहीं होते हैं तो कैसे उसको ऑटोमेटिक चलाई जाए, तो इसके लिए पूरा काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो काम बहुत कामयाब हो गया है, अभी उसको हम फ्लोट करने वाले हैं। ओके, ज़बरदस्त। ये नेकी का काम, मैं कहती हूँ कि कोई ना कोई इंस्पिरेशन चाहिए, तो आपकी इंस्पिरेशन जो है वो ईदी साहब थे, आपने उनसे इंस्पायर किया। एदी साहब। अच्छा, ये बताएं कि एक तो ये कि आपने कानून पढ़ा। अच्छा, कानून के हवाले से भी कुछ सवालात मैं आपसे करूंगी, लेकिन उससे पहले जानना चाहेंगे कि आपने फिर एमक्यू कैसे ज्वाइन किया, एमक्यू की तरफ कैसे? देखिए, हुआ ये कि मैं था पीटीआई के अंदर, मैं चला गया था। पहले मुस्लिम लीग के साथ था, नवाज शरीफ साहब का वकील वगैरह भी था मैं, शहबाज शरीफ साहब का, सईद मेहदी साहब का, इन सब लोगों का मैं वकील भी था। और उसके बाद मैं वहाँ से चला गया था पीटीआई में। अच्छा, पहले नून में, फिर पीटीआई में चला। पीटीआई के अंदर हुआ ये कि मैं इमरान खान साहब की मतलब पॉलिटिक्स से बहुत नाउमीद था। उनके साथ मेरा मिसाल मैं आपको देता हूँ। आप बताइए, वजूद्दीन साहब, तस्लीम नूरानी साहब, शाइख उस्मानी साहब, हामिद खान साहब, नजीब हारून, आप नाम उठा लीजिए, इतने ये सारे टैलेंटेड लोग उनके साथ थे। उन सब को छोड़ के वो जिन लोगों के पीछे पड़ गए थे, उनके कान में जो सूर फूंकते थे उन्हीं का काम वो चलता था। और उनसे जब बात की जाए तो वो जिस अंदाज के अंदर लोगों को ट्रीट करते थे अपने साथियों को, वो दैट इज मतलब बड़ा ह्यूमिलिएशन थी। तो उसके अंदर गुजारा मुमकिन नहीं था। जब मुस्तफ़ा कमाल साहब जैसे ही आए तो मैंने फैसला किया कि मुस्तफ़ा कमाल साहब सही मानों में उन्होंने पहले भी खिदमत की है और मुझे पूरी उम्मीद थी। आप यकीन कीजिए, उनके आने प्रेस कॉन्फ्रेंस के तीसरे दिन मैं उनके साथ शामिल हो गया था। उन्होंने ना पार्टी बनाना, मैं उनके पास चला गया था। मैंने कहा मैं आपके साथ हूँ, आप जो करेंगे। और मैंने कहा मैं आप जिस दिन बोलेंगे मैं इस्तीफ़ा भेज दूंगा। मैं एमपीए था सिटिंग, और तूती बोलती थी। उस ज़माने में इमरान खान की पूरे मुल्क के अंदर पहला इलेक्ट हुआ था एमपीए में, सिंध के अंदर, और इमरान खान के साहब की कोर कमेटी का मेंबर था मैं, सारी चीज़ें थी। लेकिन मुझे समझ में आ रहा था कि वो कोई पॉलिटिकल पार्टी चलाने की उनके अंदर जहद नहीं मौजूद है।
जिस अंदाज में वो काम कर रहे हैं। उनका काम अपनी जगह है, उनको अब लोग कहते हैं कि बड़ी पॉपुलैरिटी मिल गई और ये मिल गई। देखिए ये पॉपुलैरिटी और ये सारी चीज़ें हर किसी के साथ थी। आप बताइए कि अगर पॉलिटिशियन लीडर होता है, अगर वो सही फैसले ना करे तो कैसे किन बुनियादों के ऊपर वो आगे बढ़ सकता है। अच्छा, अगर अब वो आपको दोबारा ऑफर करें तो? देखिए मैं तो आपको बताऊं, मैं तो बड़े सुकून में हूं। मैं समझता हूं कि मैं सही काम कर रहा हूं, मुझे वही काम करना चाहिए जो आज मेरी पार्टी MQM कर रही है। मैं MQM, मुस्तफ़ा कमाल साहब, खालिद भाई साहब, इन सब के साथ पूरी तरीके से शामिल हाल हूँ और मैं समझता हूँ कि ये काम जिस अंदाज में अब कराची के लिए करने के लिए बिल्डअप हो रहा है, MQM का वो जो अंदाज था पुराना, उसको सब वो ढह गया है। अब एक नई MQM उभर रही है और वो MQM सर्व करेगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। मुझे पूरी उम्मीद है कि MQM इस शहर को, इस मुल्क को सर्व करेगी। अच्छा, कहाँ पर आपको क्या क्या, पहले हम कराची की बात करते हैं फिर हम मुल्क की बात करेंगे। आपको कहाँ पर क्या चीज़ के ऐसा लगता है कि ये होना चाहिए तो कराची और बेहतरी की तरफ जाएगा? हम ये देख रहे हैं कि कराची में यहाँ पर तो हर कोई इंसान सेल्फिश हो गया है, या क्या होता है कि कराची जो है वो एक सर्कल में रह गया है और जब बढ़ने की कोशिश की जाती है तो उसके बढ़ने से उसको रोका जाता है। जोन्स नहीं इस तरह से जो है उनको अपने अपने इख्तियार दिए जाते हैं। क्या चीज़ कहाँ पर, कोई इतना बड़ा शहर, एक मुल्क की तरह तो ये शहर हो गया, तो इतना बड़ा शहर और इसकी कंट्रोलिंग जो है वो सिर्फ एक कराची, मतलब एक नाम कराची है। तो क्या आपको कहाँ पर क्या चीज़ की आपको लगता है कि किस तरह से बेहतरी हो सकती है? बिकॉज आई थिंक इट्स अ लॉन्ग वर्क, इट्स लाइक लॉन्ग वे। इतनी जल्दी चीज़ें क्या सही हो जाएंगी? देखिए मैं आपसे अर्ज़ करूं, जहद होनी चाहिए। मैंने सिंगापुर के डेवलपमेंट को पूरी तरीके से ना सिर्फ स्टडी किया है, बल्कि मैं सिंगापुर एज ए मतलब उनके गेस्ट की हैसियत से, ऑनरी गेस्ट की हैसियत से मैंने सिंगापुर गया हूँ। मैं ली से खुद ज़ाती तौर पे मिला हूँ और बड़े करीब से उनकी डेवलपमेंट के प्रोसेस को मैंने देखा है, उसकी हिस्ट्री को मैंने पढ़ा है। फिर एक किताब है वाई नेशंस फेल्स, आप उसको पढ़ें। नेशंस की कामयाबी और उसकी नाकामी के क्या अवामिल होते हैं। बादियों नज़र में मैं समझता हूँ कि कराची की जो आज आप कराची या सिंध की जो सूरत हाल है, इसके पीछे वो सियासी अवामिल से हैं जो अननेचुरली अपने मामलात को चला रहे हैं। वो इसमें परेशान होंगे और हो भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पीपल्स पार्टी कोई बड़ी खुश होकर काम चला रही है, उस पर कितनी आप तनकीद होती है। आप देखिए अभी वो जो ताजिर बरादरी है, उन्होंने कहा कि वो मरीम नवाज को इधर भेज दो और इसको हमारे चीफ मिनिस्टर को उधर ले जाओ। आप सोचेंगे ये सब बातें क्यों होती हैं? इस सारी सूरत हाल के अंदर मैं ये समझता हूँ कि सिंध के लोगों को बिला तफरीक सोचना चाहिए। आज का सिंध देखिए, ना सिंधी ये सोच रहा है ना महाजिर। देखिए दो बड़ी एक क्वेश्चन है मेरा, क्या सिंधी को सोचने दिया जा रहा है? नहीं, देखिए सिंधी को तो बेचारे को सोचना तो बहुत बड़ी दूर की बात है, लेकिन आज का सिंधी मतलब और महाजिर ये दो मुख्तलिफ लोग नहीं हैं। ये जो नई नस्ल आ रही है वो दूसरे अंदाज में सोच रही है। हाँ, उसके अब डिफरेंस महसूस नहीं होता कोई भी। आप उसके जूते में पाँव रख के देखें नई नस्ल के, आपको मालूम होगा कि वो कहाँ से काट रहा है, कहाँ से चुभ रहा है। आज का देखिए, मैं हूँ यहाँ बैठा हुआ, आई रियलाइज कि मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है कि पीपल्स पार्टी में अच्छे लोग नहीं हैं। पीपल्स पार्टी में अच्छे लोग हैं, उनको आगे आना चाहिए। पीपल्स पार्टी परफॉर्म कर सकती है, वो परफॉर्म नहीं कर रही है। इसी तरीके से MQM का भी माजी यही था। MQM को बहुत मौके मिले, MQM ने परफॉर्म नहीं किया। फ्लॉज कहाँ पर आपको नजर? फ्लॉज अल्ताफ हुसैन की अपनी पॉलिसीज थी जिनकी बुनियाद पर मैं समझता हूँ कराची की तबाही की दास्तान लिखी गई। लेकिन उस दास्तान के अंदर से आप देखिए, एक आदमी मुस्तफ़ा कमाल निकलता है और उसने कराची को बिल्ड करने के लिए पॉजिटिव एक्शंस किए। आज वो फिर हेलम ऑफ अफेयर्स पर मौजूद है और इंशाल्लाह ही विल परफॉर्म। उसको मौका मिलने की देर है।
उसको मौका मिलने की देर है, वो परफॉर्म करेगा। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी ऑलरेडी हमें देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ होती चली आ रही है कि बार बार चांसेस दिए जाते हैं। चीफ मिनिस्टर एक दफ़ा आए, दूसरी दफ़ा आए, फिर चांस दिया गया, लेकिन चीज़ें जो हैं वो वहीं की वहीं रहती हैं। अगर आटे में नमक के बराबर कोई चीज़ बेहतर हो रही होगी तो उसको हम बेहतरी नहीं कहेंगे, उसको हम कहेंगे स्लो, एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे जल्दी प्रोसेस कैसे किया जाएगा? कोई तो आपने थिंक टैंक बनाया होगा आप लोगों ने। जी जी, देखिए, आप सबसे पहले उठाइए जो जिन चीज़ों पे तवज्जो देनी चाहिए थी, जिसके अंदर मैं समझता हूँ कि हमारी तमाम हुकूमतें बशमूल पीटीआई, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग, ये तमाम जमातों को मैं एक ही दायरे में रखता हूँ। आप बताइए, इन सब की हुकूमतें रही हैं, ये हेलम ऑफ अफेयर्स पे रहे हैं। एमक्यूएम कोई मतलब डोमिनेटिंग फैक्टर नहीं रही है, उस पर इल्ज़ामात इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं डाले जा सकते। आप उठाइए कि आज पाकिस्तान के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट किस दर्जे मौजूद है, क्यों मौजूद है कि आज पाकिस्तान का इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है बिल्कुल चोक हो गया है। जी, अभी कितनी इंडस्ट्रीज बंद हुई हैं? आपको मैं अभी बताना शुरू करूंगा। मैं खुद इंडस्ट्रियल एरिया से इलेक्ट हुआ मजदूरों का नुमाइंदा हूं। मैं समझता हूं मैं इंडस्ट्रियल एरिया से इलेक्ट हुआ हूं और मजदूरों के वोटों से ही मैं इलेक्ट होता हूं। सबसे ज़्यादा मुझे उसी एरिया से वोट मिलते हैं मजदूरों के। तो मैं आपको बताऊं, वहाँ पर ना बिजली है, ना वहाँ पानी है। वहाँ पे 1992 में 21 लाख 22 लाख लेबर होती थी, आज 2-2.5 लाख लेबर नहीं है। आप वहाँ पे आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इस कराची की क्यों कंट्रोल नहीं होती? उसकी वजह यही है कि बेरोजगारी बदर्जे अतम मौजूद है। बेरोजगारी इसके लिए कोई सोचता ही नहीं है। अब ये बताइए, पिछले 15 साल से तकरीबन पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, क्या परफॉर्म कर रही है? उनकी फेडरल गवर्नमेंट भी रह चुकी है। इसी तरीके से आज मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट मुल्क के अंदर मौजूद है, वो बार बार आई है। लेकिन वो बताए कि वो कहते हैं हमने कराची के लिए बहुत किया। क्या किया कराची के लिए? सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर पे ऑपरेशन करने से काम चल जाता है क्या? नहीं। लॉ एंड ऑर्डर ऑपरेशन की बात करें, अभी तो मैंने रिसेंटली ये भी सुना कि कहीं इलाके ऐसे हैं जहाँ पर डेली फायरिंग होती है, वहाँ पे नो गो एरिया है, वहाँ पे आप जा नहीं सकती। तो कराची में तो अभी भी ये हालात है। देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर ऊपर से सारे मेन हालात सही हो गए तो अंदर तो भी कहीं ना कहीं है। ऐसा अब कोई ऐसा एरिया नहीं है नो गो पॉलिटिकली, कोई गैंगस्टर्स कुछ ऐसा कुछ जगहों में हो सकता है। लेकिन उमूमी तौर पे मैं तो देखिए, मंगो पीर, साइट, औरंगी, ये मेरे ख्याल में कराची का वो एरिया है जिसके बारे में तस्वुर ये किया जाता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज हैं। आगे बात करते हैं थोड़ी सी। अच्छा, कानून के मुताबिक आपने कानून जब पढ़ा, एक स्टूडेंट के लिए या यंगस्टर के लिए कानून पढ़ना कितना ज़रूरी है, कानून जानना कितना ज़रूरी है? जब आपने कानून पढ़ा तो आपका कितना विजन ओपन हुआ इसके बाद? देखिए, हमने तो कानून जब पढ़ा, LLB किया, LLM किया। LLM में तो मुझे बहुत ज़्यादा ये फ़ायदा था कि वो मैं तकरीबन फर्स्ट बैच में ही वो सेमेस्टर सिस्टम था, तो बड़ा डीपली पढ़ना पड़ा और उसके मुझे बड़े फ़वाइद हासिल हुए, आज तक हैं। मेरे तकरीबन 3 जूनियर्स अभी हाई कोर्ट के जज हैं। एक मेरा असिस्टेंट जो है सुप्रीम कोर्ट का अभी तक जज था। तो मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं है कि क़ानून की तालीम जो है उसका उमूमी ज़राए भी अदर देन LLB और LLM या क़ानून की जो बाकायदा तालीम होती है उसके अलावा भी निचली सतह तक वैसे तो पढ़ाया जाता है। बिज़नेस जो स्कूल्स के अंदर और जगहों पे लॉ पढ़ाया जाता है, लेकिन उसकी तरवीज के लिए ज़्यादा मौक़े फ़राहम करने चाहिए ताकि क़ानून के समझने से
मैं समझता हूँ आम आदमी की ज़िंदगी के अंदर बेहतरी आएगी, वो अपने हुकूक और अपने फ़राइज़ को समझ सकेगा, ज़्यादा बेहतर। तो सर हमें यही लगता है कि अपने वो हकूक़ या फ़राइज़ समझ नहीं पाते, जो शहरी हकूक़ होते हैं वहाँ तक नहीं अंडरस्टैंड कर पाते, अपने लिए खुद के लिए कैसे फ़ाइट करें ये इंसान को समझ नहीं आता कि कानून का हाथ किस वक्त उसने थामना है, किस वक्त उसने अपने लिए जो है केस वो कर सके, उसको नहीं समझ आती है। तो डू यू थिंक तो स्कूल्स तक ये तालीम को आम करना चाहिए, कानून की तालीम को करना चाहिए, इसकी तरवीज और तालीम जो है निचली सतह तक, मैं तो समझता हूँ ओवरऑल पूरे हमारे करिकुलम के अंदर जो है ना चेंजेस लाने की बड़ी सख्त ज़रूरत है। आपने जैसे अभी थोड़ी देर पहले कहा थिंक टैंक के इश्यूज़, थिंक टैंक्स को इन सारे इश्यूज़ पे काम करना चाहिए। हमारे पास इफ़ेक्टिव थिंक टैंक्स भी मौजूद नहीं है मेरी नज़र के अंदर, और ऐसे जो लोग हैं जो इल्मी चीज़ों को बेहतर तौर पे समझते हैं उनको सिस्टम में आगे लाना चाहिए। और हमारा जो निसाब है, तालीमी निसाब, उसके अंदर बहुत ज़्यादा तब्दीलियों की बहुत सख्त ज़रूरत है। मेरिट का फुकदान, मेरिट तो यहाँ पे देखिए क्या कहना चाहिए, ज़माने खल्क को नखारे खुदा समझो, हर आदमी मेरिट के लिए रो रहा है। यहाँ कोटा सिस्टम है, यहाँ पे इतनी ख़राबियाँ हैं, और कोटा सिस्टम पे भी कोटा सिस्टम है। आप बताइए कि यहाँ पर आज एक कराची के अंदर रिजल्ट्स का स्टाइल आप देख लीजिए, तमाम जो ये प्रॉब्लम अभी चल रहा है, ये तमाम जो मैट्रिक इंटरमीडिएट के जो सारे बोर्ड्स हैं, इनके प्रॉब्लम्स, यूनिवर्सिटीज़ के प्रॉब्लम, मैं तो हैरान हूँ लोगों के ऊपर। लेकिन इन तमाम चीज़ों में बहुत सी अच्छी चीज़ें भी नज़र आती हैं। अभी मैंने एक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का इस्लामाबाद में एक प्रोग्राम था, उसको मैंने अटेंड किया और मुझे बड़ा इंस्पायरेशन हुआ उससे। उसमें तकरीबन पाकिस्तान की 150 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स आए हुए थे। अच्छा, मैं तो ख़ास तौर पे ऐसे प्रोग्रामों की तलाश में रहता हूँ, तो मैंने वो पूरी तरीके से कोशिश की कि मैं उनके साथ दखील रहूँ, और मैंने वो जो तकारीर और जो बहस उनका बेसिक वो उस प्रोग्राम का यही था कि लोगों की इस्लाह कैसे की जाए, तालिब इल्मों को किस तरीके से उनको किन चीज़ों की ज़रूरत है इल्मी तौर पे, और उस पर जो पैनल डिस्कशंस हुए, 2 दिन का प्रोग्राम था। तो मैं बड़ा इंस्पायर हुआ उससे। मुझे तो ऐसी चीज़ों में रोशनी नज़र आती है जो लोग कोशिश कर रहे हैं। इस तमाम माहौल में जो इस मुल्क के अंदर इस वक्त है, तालीमी लिहाज से जो बददियांती, मैं कहूँगा जो बददियांती हो रही है इस मुल्क के अंदर, ख़ास तौर पे सिंध में और कराची के अंदर, मैं इस वजह से पर्टिकुलरली कह रहा हूँ कि वो वक्त दूर नहीं जब इनको सिंध के हुक्मरानों को ये देखना पड़ेगा कि उनकी इस बददियांती के नताइज में उनके साथ क्या होगा। ये देखिए, मैं समझता हूँ सिंध का बच्चा इस बात पर मुत्तफ़िक़ है कि उसको उसका हक़ नहीं मिल रहा, खा वो लाड़काना का हो, खा वो कराची का हो, खा वो कश्मीर का हो, जिस जगह का भी हो, उसको उसका हक़ नहीं मिल रहा। इसीलिए तो कहते हैं ना कि एजुकेशन में तो एक तो तालीम हासिल कर लें, पहली बात। दूसरी बात ये कि वो एजुकेशन में अगर कानून पढ़ें तो उनको शऊर आ जाएगा ना अपने बारे में। तो ये शऊर जो है ये तो आप अंदरूने सिंध ख़ास तौर पे आप ट्रैवल करें, वहाँ के स्कूलों की हालत देखें, वहाँ के तालीमी इदारों की हालत देखें, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ की हालत देखें, और इससे बढ़कर वहाँ के अवामी नुमाइंदों की हालत देखें। आप हैरान रह जाएंगे, आप परेशान रह जाएंगे कि क्या हो रहा है। ये तो मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा बजट है सिंध का, ये नौकरियाँ सियासी बुनियादों पे दी जाती हैं, मेरिट पे दी नहीं जाती, जिसकी वजह से मेरिट का फुकदान ये है। अच्छा, पूरे मुल्क के बारे में अगर हम देखें तो हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं? दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई है, इतनी मॉडर्न चीज़ें हो गई हैं, लोग बहुत आगे निकल गए हैं। हम लोग अभी भी काफ़ी हद तक जो है जहाँ पे आगे निकलना भी चाहते हैं वहाँ पे पीछे धकेल दिया जाता है। तो किस तरह से सही होंगी चीज़ें? देखिए, मैं आपको एक मिसाल दूंगा। मेरी डॉक्टर खदीर खान साहब से भी बड़ी ताल्लुक़ था और मेरी उनसे मुलाकात वगैरह भी होती रहती थी और राब्ते में भी रहता था।
देखिए, एक ये पाकिस्तान वो मुल्क है जो एटम बम बना सकता है। किन हालात के अंदर, दुनिया की रुकावटों के बावजूद उसने एटम बम बना लिया। मैं समझता हूँ आज भी जो हमारी ज़रूरियात है हम वो पूरी कर सकते हैं। एक मिसाल है ये, तो हम अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं। वो इल्मी ज़रूरियात हों, वो इंडस्ट्री की ज़रूरियात हों, वो हमारी अपग्रेडिंग की ज़रूरियात हो, या इस मुल्क को सही रास्ते पे डालने की ज़रूरत हो, ये सारी चीज़ें पूरी हो सकती हैं। लेकिन इसके लिए जहद की ज़रूरत है। अगर लोग जहद करेंगे तो ये रास्ता बन सकता है। एटम बम के लिए की थी ना जहद, वो ज़रूरत थी ना इस मुल्क की, और वो पूरी हुई। आज देखिए ना, हम दुनिया की बेहतरीन फौज रखते हैं। ये अल्लाह की मेहरबानी है कि हमारे पास इतनी अफवाज, इतनी वेल इक्विप्ड हैं कि हम इंडिया जैसी बड़ी ताकत और दुनिया की दूसरी जो बड़ी ताकतें हैं वो हमारी तरफ देखती हैं कि हमारे पास हम इतनी, आप सोचें ना कि हमारा एयरक्राफ्ट सिस्टम देखें, हमारा मिसाइल सिस्टम देखें, हमारा मिसाइल प्रोटेक्शन सिस्टम देखें, आप जिस चीज़ को उठा लेंगे उसके अंदर हम काम कर रहे हैं, हम उसके अंदर आगे बढ़ रहे हैं, हम दुनिया से पीछे नहीं हैं। तो इन चीज़ों में क्या है, ये तो और बहुत छोटी चीज़ें हैं। ये तो मैं समझता हूँ हमारी सियासी हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि वो पूरी तरीके से इसकी तरफ तवज्जो दें, ख़ास तौर पे तालीमी निज़ाम की तरफ और सेहत की तरफ। ये दो चीज़ें ऐसी हैं, तालीम और सेहत, जो पाकिस्तानी कौम का रास्ता बना सकती है। अब सेहत इतना महंगा हो गया है कि इंसान जो है, वैसे तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहती हूँ कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हमारे यहाँ पे इतनी ऐसी चीज़ें हैं खाने पीने में, रेडीमेड खाने में, कि वो मुज़रे सेहत है। यहाँ तक कि पोल्यूशन मुज़रे सेहत है। कराची इतना पोल्यूटेड हो गया है, यहाँ पर दरख्तों का भी हम देखते हैं कमी है, जो मुज़रे सेहत है। मुज़रे सेहत ज़्यादा चीज़ें हैं जिसमें हमारा सेहत का प्रॉब्लम वैसे ही है। इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? सेहत का बजट, इतना बड़ा बजट है सिंध का, आपको पता है इस बात का कि ये प्राइमरी हेल्थ केयर पे पैसा खर्च नहीं कर रहे। ये बड़े बड़े हॉस्पिटल दुनिया को दिखाने के लिए बना रहे हैं। भाई, प्राइमरी हेल्थ केयर पे तुम पैसा खर्च करोगे, छोटे अस्पतालों, छोटे क्लिनिक्स के ऊपर तुम खर्चा करोगे तो ऊपर तक मसला नहीं पहुंचेगा, बीमारी ऊपर तक नहीं पहुंचेगी। आप बड़े बड़े अस्पताल, दिल के अस्पताल, किडनी के अस्पताल, लिवर के अस्पताल, भाई तुम नीचे तुम्हारा देखो, तुम मैं कहता हूं कराची के अंदर मुझे एक अच्छी या कोई वायबल क्लिनिक, छोटे अस्पताल बता तो दो। आप सिंध में पूरे में आप ट्रेवल कर लें, मैं तो बहुत ट्रेवल करता था। मैं पीटीआई का सेक्रेटरी जनरल था, तो मैंने इतना ट्रेवल किया एक एक जगह पार्टी को मजबूत करने के लिए, और मैंने चीज़ों को देखा है बहुत करीब से। मैं आपको पूरे यकीन से बताता हूँ कि आज मैं इस बात पे मुत्तफिक हूँ कि सिंध का तालीमी निज़ाम हो या सेहत का निज़ाम हो, ये तबाह हाल है। मैं बिलावल साहब अपनी तकरीरों में बड़ा सेहत के निज़ाम और इसके ऊपर बात करते रहते हैं। वो आएँ, बैठें और देखें इन चीज़ों को कि क्या हो रहा है। मैं समझता हूँ बिलावल साहब को अपने ये वो जब एक क्लेम करते हैं कि वो इस पार्टी और बेनज़ीर और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जानशीन हैं, तो उनको इन चीज़ों पे तवज्जो देना चाहिए। आप भुट्टो साहब का और बेनज़ीर के एजेंडे को उठा के देख लीजिए, जिस अंदाज में उन्होंने काम किया था। आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कोई मतलब मामूली एजेंडा नहीं था जो उन्होंने काम किए। आप उसको उठा के देखिए तो सही। उनके काम पाकिस्तान की तारीख में सुनहरी अल्फाज से लिखे जाते हैं, उसको आप सरफे नज़र नहीं कर सकते। उन्होंने हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स, हैवी इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स, यूरिया के बड़े बड़े कारखाने, आप देखें स्टील मिल, इंडस्ट्रीज पे काम किया उन्होंने। सारे जितने बड़े पाकिस्तान के प्रोजेक्ट्स हैं आज, एटम बम का प्रोजेक्ट, ये सारे प्रोजेक्ट्स को उठा लीजिए, वो शुरू करने वाला विजन जुल्फ़िकार अली भुट्टो का था। आज पीपल्स पार्टी कई दिहाइयों से भुट्टो का खा रही है, और उनकी बेटी भी इसी अंदाज में, उसने भी स्ट्रगल किया था। उनका भी विजन प्रॉपर था, उन्होंने भी ऐसी चीज़ों के ऊपर काम करना शुरू किया था और उसके नताइज आज सामने थे। लेकिन पीपल्स पार्टी इटसेल्फ, आज की पीपल्स पार्टी, मैं समझता हूँ कि इन सारी चीज़ों पर का फ़ायदा तो उठा रही है, लेकिन
कोई रिजल्ट देने के काबिल नहीं है। वजह क्या होती है, कहाँ पर क्या चीज़ की कमी आ जाती है? वजह तो मैं एक ही बात कहूँगा, दूसरों की मेरिट मार रहे हो, सबसे पहले तुम्हारी मेरिट मरेगी। ये मेरिट का फिकदान है आज पीपल्स पार्टी के अंदर। ये तो सिर्फ आप सिंध की बात करें, अगर हम पूरे मुल्क में देखें तो मेरिट का फुकदान नजर आता है वहाँ पर। देखिए मैं आपको बताऊं, कंपैरेटिवली सिंध में बहुत ज़्यादा है। आप मेरिट उठा के देख लीजिए पंजाब की। मैं कहता हूँ आप लाहौर और पंजाब पूरे में ट्रेवल कर लें भाई। आप जब सिंध के अंदर दाखिल होंगे पंजाब से तो आप परेशान हो जाएंगे बाय रोड कि क्या डिफरेंस है। आपको सब नजर आ जाएगा, रोड से लेकर एनवायरनमेंट से लेकर हर चीज के ऊपर। आप जिस चीज पे नजर, आप इंडस्ट्री, आप लाहौर के किसी इंडस्ट्रियल एरिया में घुस जाएं, आपको अंदाजा हो जाएगा कि वहाँ की इंडस्ट्री और यहाँ सिंध की। आप यहाँ, मैं तो बता रहा हूँ ना आपको, साइट में या कोरंगी में चले जाइए, आप परेशान हो जाएंगे वहाँ की रोडों से ही। जी देखे मैं, बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ पे ना बिजली है ना पानी है। अच्छा, ये इतना आईडीपीज का सीन अभी देख रहे हैं चल रहा है, तो इतनी बिजली प्रोड्यूस हो रही होती है, तो फिर वो क्यों फिर लोड शेडिंग क्यों होती है? देखिए हमारे पास तो बेसिकली इस पे मैंने बड़ा काम किया है और मेरी स्टैंडिंग कमेटी भी इस पे बहुत ही अमीक अंदाज में काम कर रही है और हम आपको इसका रिजल्ट्स देंगे। मैं 2 इश्यूज पे काम कर रहा हूँ। ये अपनी स्टैंडिंग कमेटी जो इंडस्ट्रीज की है, इसमें एक तो मैं स्टील मिल के रिवाइवल पे काम कर रहा हूँ, दूसरा मैं काम कर रहा हूँ ये के इलेक्ट्रिक ने कोविड पीरियड के 40 अरब रुपए थे और वो जो है इन्होंने, मैं पैमरा से भी बहुत ज़्यादा उनके चेयरमैन का मैं बड़ा मशकूर हूँ, वो मेरी बड़ी मदद करते हैं, मुख्तार साहब, वसीम मुख्तार साहब, और मैं उनसे भी कांटेक्ट में रहता हूँ और मैं समझता हूँ कि बहुत सख्त ज़रूरत है इन सब को रिविज़िट की। जो मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर भी रिविज़िट कर रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा इस सारे मसलों पे काम की ज़रूरत है। जब बिजली की प्राइस जब तक ये इस रीजन के रेट्स पर नहीं आएगी, कोई काम आगे पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री का बढ़ नहीं सकता। इंडस्ट्री खत्म हो रही है यहाँ से। जी बिल्कुल, कई इंडस्ट्रीज बंद हुई हैं, कई इंडस्ट्रीज ऐसी हैं। मैंने इस पे पूरा काम किया है और मैं इसको बहुत ही अमीक नज़र से देख भी रहा हूँ और इसके लिए ना सिर्फ ये कि मिनिस्टर एनर्जी से हम कांटेक्ट में हैं, पैमरा से कांटेक्ट में, आईपीपी में कांटेक्ट में, के इलेक्ट्रिक से भी हम अप्रोच बार बार करते हैं, लेकिन के इलेक्ट्रिक मैं समझता हूँ कि उनका क्रिमिनल मिसकंडक्ट है ऑन द पार्ट ऑफ रिवाइवल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम इन कराची पर्टिकुलरली। जिस अंदाज में वो लोड शेडिंग करते हैं, जो उनका बिलिंग का स्टाइल है, वो सिर्फ पैसा कमाना जानते हैं, इसके अलावा उनको कुछ नहीं आता। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन के ये जो प्राइवेट इंडस्ट्री होती है और जब गवर्नमेंट के अंडर होती है, तो इसमें कुछ डिफरेंस तो आता होगा ना। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं ये नहीं कहता कि उनको पैसा कमाने का हक नहीं है, लेकिन ये पब्लिक यूटिलिटी के इदारे हैं। इनके ऊपर गवर्नमेंट और जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उनकी बड़ी जिम्मेदारी है, जो पिछली गवर्नमेंटों ने अदा नहीं की। ये गवर्नमेंट हमारी कोशिश कर रही है कि किसी सूरत में इस पे काम करे। आप देख रहे होंगे, आपको ये खबरें मिल रही होंगी। मैं समझता हूँ इन नियर फ्यूचर इसमें कोई फ़र्क आएगा, लेकिन बहुत ड्रास्टिक फ़र्क की ज़रूरत है। अभी के इलेक्ट्रिक 500 अरब रुपए के लिए एक प्रोग्राम दे रही है अपने कमाने के लिए टैरिफ से, और इस पे जो मिनिस्टर एनर्जी हैं लगारी साहब, उन्होंने असेंबली में भी तकरीर की है और मैं भी इस पे पूरा काम कर रहा हूँ। पूरा टैरिफ का सारा हम लेके इस पे हम काम कर रहे हैं और आपको इस पे रिजल्ट्स देंगे। हम के इलेक्ट्रिक को उसके मनमाने तरीक़ेकार पर नहीं चलने देंगे किसी सूरत में भी, और हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम समझते हैं कि हम कराची की इंडस्ट्री को ये MQM का तोहफा होगा। इंशाल्लाह। मज़ीद आप बताइएगा कि यंगस्टर्स को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या कहेंगे उन्हें, क्योंकि दे आर आवर फ्यूचर और हमें बहुत ज़रूरत है यंगस्टर्स को कि वो बहुत ज़्यादा शऊर वाले हो, और इस मुल्क को यंगस्टर्स की बहुत ज़रूरत है। पहले तो मैं एक बात बोलूँगा, कायद-ए-आज़म का मुखला है काम काम और बस काम। जी, तो मैं समझता हूँ उनको काम काम और बस काम की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, उनका रास्ता निकलेगा।
देखिए, आप कराची को उठा लीजिए, इसके ऊपर लोग कहते हैं कि कोटा सिस्टम लग गया, इनको जॉब्स नहीं मिल रही, इनको तालीमी इदारों के अंदर मौका नहीं मिल रहा। मैं कहता हूँ अल्लाह ताला ने इनके लिए रास्ते खोले हैं। ये हमारे बच्चे किसी ना किसी सूरत के अंदर उस तालीमी निज़ाम की तरफ जा रहे हैं जिसकी तरफ इनको धकेला, नॉर्मल तरीक़ेकार से हटाकर और इजी तरीके से हार्ड से हटा के इनको मुश्किल तरीक़ेकार पे डाल दिया गया। ओ लेवल, ए लेवल, तो इससे बच्चे निकल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे हमारे पीछे रहेंगे। मैं समझता हूँ अल्लाह ताला हर किसी को मौका देता है और इनको ज़्यादा मेहनत का तरीक़ेकार बता रहा है। ये हमारे जो बोर्ड और सिस्टम ऑफ एजुकेशन से निकाल के इनको हायर पेडिस्टल पे डाल रहा है अल्लाह, और ये इस कोशिश में कामयाब होंगे। वो मोहम्मद खरीको जवार में देखता हूँ बच्चे सीए कर रहे हैं, बच्चे IBA में जा रहे हैं, बच्चे इसी किस्म के इंस्टीट्यूशंस में जा रहे हैं, उसके उनको फ़ायदे पहुँच रहे हैं। ऐसा नहीं है, और ये अल्लाह का रास्ता है। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई रोक नहीं सकता। तालीम हासिल करने वाले बच्चों को, मैं अपने बच्चों को तो यही पैगाम भी नहीं रोक सकते जी। हाँ, मैं अपने बच्चों को तो यही पैगाम दूंगा, जहद के अंदर नाकामियों और बेईमानियों को नहीं देखो, अपनी कोशिश में लगे रहो, अल्लाह ताला तुम्हारा रास्ता निकाल देगा। अच्छा, आपका ताल्लुक ज़ाहिर है, आपने लॉ पढ़ा हुआ है, आप क्या ऐसा कानून सामने अब समझते हैं कि आना चाहिए कि एटलीस्ट करप्शन हमारे मुल्क से ख़त्म हो? क्योंकि देखते हैं तो बड़े लेवल पर भी हो रही होती है, बड़े डिफरेंट अंदाज की भी हो रही होती है। अब तो हमें जब पता चलता है हम कहते हैं ऐसे भी करप्शन होती है, नए नए अंदाज पता चल रहे होते हैं। तो सर ज़रा ये तो बताएं कि कोई ऐसा कानून होना चाहिए जिससे करप्शन ना हो मुल्क में, क्योंकि ये हमारे पास एक बहुत बड़ा हल है जिससे मुल्क में तरक्की हो सकती है कि करप्शन एंड। देखिए, लोग जो है ना चाइना जाते हैं कारोबार करने के लिए। मैं तो अपनी बीवी के साथ चला गया था। मेरी बीवी नॉर्मल सी पाकिस्तानी खातून है, तो हम दोनों चले गए थे वहाँ स्टडी टूर के ऊपर। और मैं यही देखने गया था कि वहाँ का माशरा, वहाँ की सोसाइटी, वहाँ के सिस्टम, वहाँ के लॉज। मैंने वहाँ पे बड़ा एक्सटेंसिव 8-9 शहर उनके देखे, 8 और उनके देहातों में भी गया। मैं बताऊं, उनका करप्शन के सिस्टम के खात्मे के उनके जो तरीक़ेकार, मैं रूल्स कह रहा हूँ फिर अपार्ट फ्रॉम लॉ। देखिए, लॉस तो उनके हैं, लेकिन उन्होंने सख्त सिस्टम इम्प्लीमेंट किया हुआ है। किसी को नहीं छोड़ते वो, किसी लेवल का आदमी, किसी लेवल का आदमी हो उसे नहीं छोड़ते वो। छोटी से छोटी करप्शन पे किसी को नहीं छोड़ते, वो बख्शते नहीं है। सजा क्या होती है वहाँ पर? सजा तो मौत की सजा होती है, सीधी मौत की सजा। मतलब मौत की सजा के अलावा भी सजाएं हैं, लेकिन बेसिकली वही काफी है। मैं समझता हूँ चाइनीज सिस्टम को इम्प्लीमेंट होना चाहिए यहाँ, उसके नताए जाएंगे। तो यहाँ पे एक और बड़ा मसला है ना कि यहाँ पे कोई भी एक सिस्टम आ जाता है तो मतलब फिर तो ग्रास रूट लेवल से सही करना पड़ेगा। पता चले कि वो करप्शन के ऊपर नहीं, ग्रास रूट लेवल में आपसे इख्तलाफ करूंगा। ग्रास रूट की कोई चीज नहीं होती, ऊपर से शुरू होता है। हाँ। देखिए, पानी जो है ना ऊपर से आता है नीचे, बर्फ पिघलती है। शुरू करें, मैं कहता हूँ कि ऊपर से शुरू करें। करप्शन का खात्मा वहीं से होना चाहिए, नीचे से ऊपर तक सरेआम देनी चाहिए। और बिल्कुल इस्लाम का तरीका है ये तो, और स्पेशली करप्शन। हाँ, इस्लाम का तरीका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर मुझे अपनी बेटी को भी सजा देनी पड़ी तो मैं उसका हाथ काटूंगा अगर वो उसकी मुजरिम साबित होती है। तो यहाँ पे ऐसा ना हो ना कि कोई गलत प्लानिंग करके किसी को सामने कर दे। हम तो ये भी देख रहे होते हैं। मेरी बात सुने, कोई ऐसी प्लानिंग नहीं हो सकती। जब ये काम चलता है ना तो फिर काम होता है ऑनेस्टी से। फिर यहाँ पे कानून को भी ऑनेस्टी से हर चीज। देखिए, मैं आपको बताऊं, वक्त और हालात ये बताते हैं कि ऐसी चीजों की देर नहीं है, समझे ना, ऐसी चीजों की देर नहीं है और ये अंधेर नहीं चल सकती। ये जो चल रही है, मैं समझता हूँ ये अंधेरी रात इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, मैं तो पुरुमीद हूँ। मुझे ये नहीं मालूम ये कैसे होगा, लेकिन मुझे अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि ये मुल्क जिन बुनियादों पे बना था, कायद आज़म ने जिन बुनियादों पर इस मुल्क की तामीर की थी और हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे उन्होंने जो सोचा था वो इम्प्लीमेंट होगा। लियाकत अली ख़ान
सरदार अब्दुल रब नश्तर, ये ऐसे लोग थे जिन्होंने इस मुल्क की बुनियाद रखते वक्त जो उनका तसव्वुर था, मैं समझता हूँ वो इम्प्लीमेंट होगा और वो प्रिवेल करेगा। बिल्कुल इंशाल्लाह। क्या कहेंगे बाकी आप पूरे मुल्क के लिए, कोई तरक्की के लिए? एक तो हमने करप्शन में बात कर ली, मजीद इसके लिए क्या टिप्स होंगी कि लोग एक्चुअली बहुत डर रहे होते हैं किसी भी नई इंडस्ट्री को खोलते वक्त कि आगे पता नहीं क्या होगा, अनसर्टेनिटी है, सही से कुछ आगे चीज़ चलेगी नहीं चलेगी। लोग पैसे को खर्च करते हुए खौफजदा हो रहे होते हैं, मतलब वैसे खर्च करेंगे, इंडस्ट्री पे नहीं लगा सकेंगे या नए कारोबार पे नहीं लगा सकते, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए वो कैसे लगाएंगे, आपको मैं एक बात बताऊं, इंडस्ट्रियल लैंड कोई आदमी खरीदना चाहता है तो इतनी महंगी मिलती है। अच्छा फर्ज कीजिए उसको महंगी मिल भी जाती है, कोई इन्वेस्ट कर भी देता है तो उसको बेचता है ना, उस पर काम करता है, वो पड़ी रहती है कि अप्रिसिएशन हो रहा है उसके अंदर। आज साइट की इंडस्ट्री का लैंड का आप हिसाब देख लीजिए, मुल्क की और दूसरी इंडस्ट्रीज। मैं कहता हूं इसके ऊपर एक लॉ बनना चाहिए, एक तरीक़ेकार मुतय्यन होना चाहिए कि उसको नहीं, उस पे काम का टाइम लिमिट होनी चाहिए, अलॉटमेंट के ऊपर इतने अरसे में शुरू होना चाहिए, और उसको फिर तमाम वो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, जैसे बिजली सस्ती मिलनी चाहिए, पानी उसको बेखौफ मिलना चाहिए, ठीक है ना, लेबर लॉस में उसको प्रोटेक्शन होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि वन विंडो ऑपरेशन होना चाहिए। ये सारी चीज़ों पे काम करना चाहिए। ये हमारी हुकूमतें कहती ज़रूर हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम यूँ कर देंगे, हम यूँ कर देंगे, वो करती ही कुछ नहीं है। अब आप सोच लीजिए ना, चाइनीज अभी आए हैं, वो इंडस्ट्रीज यहाँ लगा रहे थे, वो चले गए कोर्टों के अंदर। चाइनीज की कंप्लेंट्स क्या हैं, देखिए तो सही आप जी, क्या क्या कंप्लेंट्स हैं? उनकी कंप्लेंट्स तो बड़ी सादी सीधी है, उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, सिक्योरिटी के नाम पे उनसे पैसे वसूल किए जा रहे हैं, उतरने से लेके उनको बंद कर दिया जाता है उनके घरों में। What is this nonsense? उनकी वो देखें, उनकी जो कंप्लेंट्स आई हैं, मैंने तो अखबारों में ही देखी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जेन्युइन कंप्लेंट्स हैं। यहाँ के पाकिस्तान के आम पाकिस्तानी बिजनेसमैन को भी इन्हीं चीज़ों से गुजरना पड़ता है, इन सब से उनको बचाना होगा। अगर नहीं बचाएंगे तो ये परेशानियां होंगी। आप देखिए, कोई ज़रा सा अच्छी गाड़ी में जाता है बिजनेसमैन, उसके पीछे लोग लग जाते हैं, वो अपनी फैक्ट्री नहीं जा सकता। मैं तो ये सारी चीज़ों से गुजरा हुआ हूँ ना, जी जी, मैं तो ये कंप्लेंट सुनता हूँ, उनकी मैं दूर करने की पूरी कोशिश करता हूँ। इंतज़ामिया, पुलिस और ये सब कुछ, ख़ास तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, सिंध का बुरा हाल है। कोई बोले या ना बोले, हम बबांगे दहल बोल रहे हैं कि सिंध का बुरा हाल है। यहाँ पे कराची में इंडस्ट्री है, इसके अलावा हैदराबाद में थोड़ी सी, इतनी थोड़ी ख़त्म ही हो रही है वहाँ पे भी। तो सिंध में है कहाँ इंडस्ट्री, बताइए। तो जब इंडस्ट्रीज ही इस तरह ख़त्म होती चली जाएंगी तो मुल्क कर्जों से तो नहीं चल सकता ना। कर्जे वाला, देने वाला भी तो ये कहेगा ना कि आपके यहाँ पे क्या काम हो रहा है जो मुझे वापस रिटर्न करेंगे। आपकी बात सही है, आपकी बात सही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें तवज्जो देनी होगी, और मैं समझता हूँ तवज्जो देने की कोशिश की जा रही है मौजूदा हुकूमत में। ये उस अंदाज में ये सारा काम नहीं हो रहा है जैसे पहले हो रहा था। ये देखिए, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि सियासी तौर पे चीज़ें, लेलन ने ये वाली बात कही थी कि सियासी तौर पे जब कोई काम होता है तो वो बहुत अरसे तक महसूस होता है कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जब होना होता है तो चंद दिनों में हो जाता है। इसकी सही मिसाल अभी ये शाम के हालात हैं। आप देखिए शाम में क्या हुआ। इसके सही हालात अफगानिस्तान के हैं, आप इसके सही हालात रशिया के हैं। मैं अभी बेलारूस और दूसरे ये सारे स्टेट्स का स्पीकर साहब के साथ दौरा करके आ रहा हूँ। मैं वहाँ की सही प्रोग्रेस देख कर आ रहा हूँ, उसके बाद से किस अंदाज में प्रोग्रेस हो रही है। वहाँ की इंडस्ट्री जैसे फ्लोरिश कर रही है, दैट इज एक्सट्रीमली गुड। मैं समझता हूँ कि चीज़ें अच्छी होती हैं। रशिया जिस तबाही में गया था और जैसे रशियन स्टेट सब उस तबाही से निकल रही हैं, तो आप उस नज़ीर को समझ सकते हैं कि किस तरीके से तरक्की होती है। कौमें तरक्की चाहती हैं, हमारी भी कौम तरक्की चाहती है। कोई समझता है कि पाकिस्तानी तरक्की से खौफज़दा है? नहीं, पाकिस्तानी चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान का जो इलीट तबका है, हुक्मरान हैं, जो इस मुल्क के ऊपर जायज़ और नाजायज़ काबिज़ हैं, उनको इस बारे में सोचना होगा। नहीं सोचेंगे तो फिर अंधेरी रात उनके सामने है।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में तशरीफ़ लाने का। आपने इतनी इंपॉर्टेंट बातें लोगों तक पहुंचाई हैं और कह सकते हैं कि सच्ची बातें लोगों तक पहुंचाई हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाते थे कुछ कहना चाहेंगे ज़रूर? मैं तो ये कहूँगा कि ना हो ना उम्मीदी ज़वाले इल्म और अरफ़ा हैं, उम्मीद मर्द मोमिन है खुदा के राज़दानों में। वाह क्या बात है, ज़बरदस्त बात है। और वाकई इंसान को ना उम्मीदी नहीं रखनी चाहिए। हम भी आगे इस जनरेशन में भी, इससे हमसे आगे वाली जनरेशन भी सब जो है यही उम्मीद रखते हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान बहुत ज़बरदस्त मुल्क होगा जिसमें कोई भी कर्जे जो है हम पर नहीं होंगे। सोच अच्छी रखनी चाहिए इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। इसके साथ ही नाज़रीन आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नाज़िया मलिक और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।